नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। भारतीय राज्य व्यवस्था सीरीज में आज हम जिस बारे में चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है भारत संघ और उसका क्षेत्र। यह भारतीय संविधान का पहला भाग है और अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक इस बारे में चर्चा की गई है। तो आइए शुरू करते हैं। भारत संघ और उसका क्षेत्र, इस टॉपिक में हम जिन बातों के बारे में अध्ययन करेंगे वह महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि भारत संघ का क्षेत्र क्या होगा और उसमें कौन कौन से राज्य होंगे, कौन से क्षेत्र होंगे, कौन से केंद्र शासित प्रदेश होंगे और उनके बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, संविधान में क्या शक्तियाँ दी गई हैं, संसद को क्या शक्तियाँ हैं, इत्यादि विषयों पर हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 1 यह प्रावधान करता है कि भारत राज्यों का संघ होगा जिसका नाम इंडिया या भारत होगा। यहाँ पे दो चीज़ें महत्वपूर्ण रूप से पता चलती हैं। पहली बात तो ये कि यह एक संघात्मक प्रणाली होगी, शासन की संघात्मक प्रणाली होगी। संघात्मक प्रणाली का मतलब होता है कि यहाँ पर दो तरह की सरकारें होंगी, एक केंद्र की सरकार और दूसरी प्रांतीय इकाइयों की सरकार। तो संघात्मक प्रणाली सामान्य अर्थ में यही बात है कि शक्तियों का इस तरह से विभाजन किया जाए कि जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं उन पर केंद्र सरकार को शक्तियाँ प्राप्त हों और जो स्थानीय महत्व के मुद्दे हैं राज्यों को उन पर या प्रांतीय इकाइयों को उन पर शक्तियाँ प्राप्त हों। इसके अलावा इन दोनों के बीच वित्तीय विभाजन, इन दोनों के बीच अधिकारों, शक्तियों और सूचियों के रूप में जो 3 सूचियाँ बनाई जाती हैं उनके रूप में इनके बीच अधिकारों का और शक्तियों का विभाजन किया जाता है। तो यह पहली बात अनुच्छेद 1 से यह पता चलती है कि भारत जो है वह राज्यों का संघ होगा और दूसरी बात इसका नाम भारत अथवा इंडिया होगा। बहुत दिनों जब संविधान सभा में बहस चल रही थी तो इस बात पर भी बहस थी कि इसका नाम इंडिया रखा जाए या भारत रखा जाए। दोनों पक्षों को स्वीकार करते हुए दोनों नाम स्वीकार कर लिए गए। अब इसमें मुख्य रूप से जो भारत का क्षेत्र है इसमें 3 तरह की श्रेणियां, मतलब 3 तरह के क्षेत्र शामिल हैं। पहला संघ क्षेत्र, संघ क्षेत्र मतलब जो केंद्र सरकार या संघ शासित क्षेत्र है। दूसरे राज्य क्षेत्र जो प्रांतीय इकाइयों के द्वारा, प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा, प्रांतीय सरकार के द्वारा शासित होते हैं। और ऐसे क्षेत्र जो तीसरा वह है कि ऐसे क्षेत्र जो भारत में भी शामिल तो नहीं हैं किंतु भविष्य में उन्हें शामिल किया जाए या अधिग्रहित किया जाए, या शामिल करने के और भी कई उपाय हैं, जैसे वो किसी दूसरे देश से लीज पर ले ले उस क्षेत्र को, अथवा उस क्षेत्र का अधिग्रहण कर ले बलपूर्वक सेना के माध्यम से, अथवा किराए पर ले ले, उपहार में प्राप्त करे, खरीद ले। तो ये सारे क्षेत्र जो हैं वो इस तरह से 3 श्रेणियां मानी जा सकती हैं, संघ क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जो भविष्य में अधिग्रहित किए जाएंगे। अब ये जो भी राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं इन दोनों के लिए, इन दोनों में जितने भी राज्यों का और जितने भी केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है वह अनुसूची 1 में दिए हुए हैं। 12 अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान के अंतिम में ये अनुसूचियाँ दी गई हैं। तो पहली अनुसूची इसी बारे में है कि भारतीय संघ के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। तो अनुसूची 1 में इनका नाम दिया हुआ है। अब एक बात यहाँ समझने की यह है कि जब हम भारत का क्षेत्र कहते हैं अथवा भारत का संघ कहते हैं तो दोनों शब्दों के मध्य अंतर है। भारत का संघ का मतलब है कि अभी वर्तमान में जो क्षेत्र भारतीय संघ में शामिल हैं वह भारत का संघ के अंतर्गत आते हैं, जैसे भारत की प्रांतीय इकाइयाँ और केंद्र शासित प्रदेश। जबकि जब हम भारत का क्षेत्र शब्द कहते हैं, यह परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, क्योंकि इसमें 4 विकल्प दे करके आपसे पूछा जा सकता है। तो जब हम भारत संघ कहते हैं तो उसमें केंद्र शासित प्रदेश और प्रांतीय इकाइयाँ शामिल होती हैं। जब भारत का क्षेत्र कहते हैं तो उनमें वह क्षेत्र, यह एक व्यापक शब्द है, इसमें वह क्षेत्र भी शामिल हो जाते हैं जो भविष्य में भारत के द्वारा अधिग्रहित किए जाएंगे, भारत में विलय किए जाएंगे, भारत में शामिल किए जाएंगे। तो यह जो भारत का क्षेत्र शब्द है यह व्यापक शब्द है। अब भारत जो संघ बना उसमें सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई कि यह विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है, अर्थात किसी भी क्षेत्र से, किसी भी देश, दूसरे देश से अथवा खाली पड़ी जमीन, द्वीप इत्यादि को अधिग्रहण कर सकता है, किसी देश से उपहार में प्राप्त कर सकता है, अथवा खरीद सकता है, लीज पर ले सकता है, अथवा सेना के द्वारा उस पर नियंत्रण कर सकता है। तो इस तरह से भारतीय संघ को शक्तियाँ प्राप्त हैं कि वह विदेश से किसी भी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है और अपने क्षेत्र को आवश्यकता पड़ने पर दूसरे देश को सौंप भी सकता है। तो यह जो क्षेत्रीय संप्रभुता है यह भारतीय संघ को प्राप्त है। यह संविधान के अनुच्छेद 1 में ही अंतर्निहित है। तो यह बात महत्वपूर्ण रूप से समझनी होगी।
अपने क्षेत्र को कोई भी देश को, किसी अन्य देश को भारतीय संघ जो है अपने क्षेत्र को सौंप सकता है। इस बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि यह इस पर प्रश्न भी आते हैं और यह महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह भारत का मानचित्र है। इस मानचित्र में वर्तमान में जो स्थिति है उसे आप, इस वीडियो का आपको PDF प्राप्त हो जाएगा हमारे टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त हो जाएगा। तो उसे आप यह मानचित्र देख करके समझ सकते हैं कि वर्तमान में कितने क्षेत्र में, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारतीय संघ बटा हुआ है। तो इसे आप देख लीजिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही इसमें फॉर्मेशन डेट भी पड़ी हुई है कि कौन से क्षेत्र का कब किस समय फॉर्मेशन किया गया, कब उसका गठन किया गया सरकार के द्वारा। अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद 1 के पश्चात अनुच्छेद 2 आता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 2 इस बारे में चर्चा करता है कि वह जो भी क्षेत्र हैं उनके विषय में यह चर्चा करता है कि किन क्षेत्रों को भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा। 2 बातें इसमें महत्वपूर्ण है। पहली बात कि भारतीय संघ में उन क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है जो पहले से ही अस्तित्व में हैं, और दूसरे जो पहले से अस्तित्व में नहीं हैं। तो जो पहले से अस्तित्व में है, अर्थात जो राज्य हैं उनका गठन करके, पुनर्गठन करके, उनके आकार को बदल करके, और अथवा दूसरे जो राज्य हैं, दूसरे देशों के क्षेत्र हैं, उनको शामिल करके भारतीय संघ में उन्हें मिलाया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो राज्य पहले से अस्तित्व में नहीं है, वो केवल क्षेत्र मात्र हैं जहाँ पे आबादी है किंतु उसकी राज्य के रूप में, इकाई के रूप में पहचान नहीं है, उन राज्यों को भी, उन क्षेत्रों को भी भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है। तो यह अनुच्छेद 2 भारतीय संघ में किसी भी क्षेत्र को शामिल करने और राज्य के रूप में गठन करने अथवा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन करने की बात करता है। अनुच्छेद 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में यह आंतरिक रूप से संघ की शक्तियों से संबंधित है। हम जब संघ की बात करते हैं तो भारतीय संघ दूसरे अन्य देशों के संघ से अलग है। जैसे हमारे यहाँ जो फेडरल सिस्टम है वह दूसरे देशों के फेडरल सिस्टम से अलग होता है। यहाँ पर 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं, उन्हें हम समझा देना चाहते हैं। एक होता है फेडरेशन और दूसरा होता है कॉन्फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब होता है संघीय प्रणाली, जिसमें कि इकाइयों को, जो संघ की इकाइयाँ हैं, उन्हें अपने संघ से अलग होने की आज़ादी नहीं होती, जैसे भारत में है, अमेरिका में है। कॉन्फेडरेशन होता है जहाँ पर कि केंद्रीय जो संघीय व्यवस्था है उसमें इकाइयों को संघ से अलग होने की व्यवस्था है, की आज़ादी होती है, उनको शक्तियाँ होती हैं। जैसे कॉन्फेडरेशन के रूप में हम भूतपूर्व USSR को ले सकते हैं, जो कि पहले USSR था, जो 90 से 92 के बीच जो स्थितियाँ बनी उसके कारण उसके जो भी इकाइयाँ थीं वो इकाइयाँ धीरे धीरे अलग होती चली गईं, और उन्हें कॉन्फेडरेशन होने के कारण यह शक्तियाँ प्राप्त थीं कि वह अपनी इकाइयों से अलग हो सके। तो फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन के बीच ये अंतर है। अब यहाँ पर जो अनुच्छेद 3 है वह भारतीय संघ की विशेषताएं बताता है। भारतीय संघ की विशेषताएं जो अमेरिका के संघ की तरह नहीं बल्कि कनाडा के संघ की तरह हैं। तो क्या विशेषताएं उनमें? पहली विशेषता तो यह है कि भारतीय संघ के राज्यों का पुनर्गठन करने की शक्ति संसद के पास होगी। अनुच्छेद 3 कहता है कि जो भी राज्य हैं उनका पुनर्गठन करने की शक्ति किसे मिलेगी? संसद को मिलेगी। संसद को उसमें अधिकार है कि किसी भी राज्य को पुनर्गठित करे। किस तरह से पुनर्गठित कर सकता है? संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र को छोटा कर सकती है। मान लीजिए कोई राज्य है तो उसका विभाजन करके 2 राज्य उसमें बना सकती है, अथवा किसी एक क्षेत्र को किसी दूसरे राज्य में शामिल कर सकती है, जैसे कि उसका क्षेत्र छोटा हो जाए, सीमित हो जाए, अथवा उसके किसी एक भाग को बांट करके उसे केंद्र शासित क्षेत्र घोषित कर सकती है। जैसा भी आपने जम्मू कश्मीर में देखा होगा, जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा हटा करके और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, 2 भागों में बांट करके, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो इस तरह से राज्य के साथ वो पुनर्गठन की शक्तियाँ जो है वो केंद्र के पास है। क्या करने की? पहले तो राज्य के क्षेत्र को छोटा कर सकती है अथवा बड़ा कर सकती है। हो सकता है कि 2 प्रांतीय इकाइयों को मिला करके एक बड़ा राज्य बना दिया जाए, एक बड़ा प्रांत बना दिया जाए। तो छोटा कर सकती है या संसद, अथवा बड़ा कर सकती है, उसका नाम बदल सकती है। संसद को के पास यह शक्ति है कि राज्य के नाम में परिवर्तन कर सके, अथवा राज्य और उनके क्षेत्रों को मिलाकर एक नए राज्य का गठन कर सकती है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। संभव है कि कुछ तहसीलों, कुछ जिलों को किसी दूसरे राज्य में सौंप करके उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सके। तो इस तरह से संसद को राज्य के पुनर्गठन में असीम शक्तियाँ प्राप्त हैं। किंतु ये जो शक्तियाँ हैं इनके लिए प्रक्रिया विहित है। उस प्रक्रिया के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। यह प्रक्रिया क्या है कि जब इस तरह की कोई भी परिवर्तन करना होगा
तो वह विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी से ही पारित होगा। मतलब उसे विधेयक को प्रस्तुत करने के पहले साधारणतया प्रत्येक विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी होनी अनिवार्य है। जब वह विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाता है। जब हम विधायी प्रक्रिया की चर्चा करेंगे तो इस पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। अभी बस इतना समझने की बात है कि साधारणतया प्रत्येक विधेयक को दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी चाहिए। किंतु जो प्रांतीय इकाइयों में संशोधन की बात है, राज्य पुनर्गठन की बात है, इसमें राष्ट्रपति की पहले से मंजूरी लेना अनिवार्य है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भेजता है और उससे राय प्राप्त करता है। विधानमंडल राय देगा, राष्ट्रपति अथवा केंद्र सरकार जो है उस राय को मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र होती है। किंतु इस तरह की प्रक्रिया बनाई गई है जिससे राज्यों के प्रांतीय इकाइयों के हितों का संरक्षण किया जा सके। अच्छा, एक बात और है कि यह नियम जो है राज्य के विधानमंडल को भेजने का जो नियम है वह केवल पूर्ण राज्यों को प्राप्त है, ऐसे राज्यों को नहीं प्राप्त है जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में यद्यपि विधानमंडल होता है, जैसे पांडिचेरी में, वर्तमान पुदुचेरी जिसे कहते हैं, पांडिचेरी में और दिल्ली में विधानमंडल है। इसके पश्चात भी यह होने के बाद भी वहाँ पर सरकार अपना ये पुनर्गठन का विधेयक उनकी सहमति के लिए, उनकी राय जानने के लिए नहीं भेजती, क्योंकि वह केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर मुख्य बात यह है कि कोई भी राज्य का पुनर्गठन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से लागू होगा, और दूसरी बात कि राष्ट्रपति उसे संबंधित राज्य के विधानमंडल में राय प्राप्त करने के लिए लेगा, और केंद्र सरकार उस राय को मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र होगी। एक अन्य बात कि संघ शासित क्षेत्रों के मामले में भले उन संघ शासित क्षेत्रों में विधानमंडल हो या न हो, उस मामले में यह विधेयक को विधानमंडल के पास भेजने की प्रक्रिया नहीं की जाती है। तो अनुच्छेद 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसमें यह बताया गया है कि किस तरह से पुनर्गठन का कार्य किया जाता है। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 4। यह चारों महत्वपूर्ण थे, इसलिए हम अनुच्छेद की तरह एक क्रम में पढ़ा रहे हैं। आगे महत्वपूर्ण बातें ही बताई जाएंगी। 395 अनुच्छेद हैं, उनमें प्रत्येक छोटे से छोटा महत्वपूर्ण तत्व बताया जाएगा। आवश्यक नहीं कि आप सारे अनुच्छेद याद करें, जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में चर्चा की जाएगी, उन्हें आप याद कर लें, बाकियों को ध्यान में रखें। कम से कम इतना तो आइडेंटिफाई कर सकें कि अगर यह अनुच्छेद है तो किससे संबंधित होगा संभवतः, तो यह परीक्षा में आपके लिए उपयोगी होगा। अनुच्छेद 4 जो है वह इस बात में चर्चा करता है कि जो इस तरह के पुनर्गठन या संशोधन किए जाएंगे उन्हें किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो नए राज्यों का प्रवेश अथवा गठन यह अनुच्छेद 2 में दिया गया है। राज्य की सीमाओं और क्षेत्र तथा नाम में परिवर्तन यह अनुच्छेद 3 में दिया गया है। ये जो संशोधन किए जाएंगे, ये जो परिवर्तन किए जाएंगे, इन्हें सामान्य विधायी प्रक्रिया माना जाएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यह एक सामान्य प्रक्रिया है, इसको संविधान संशोधन की तरह विशेष रूप से विशेष बहुमत या विशेष विधेयक की तरह नहीं लागू किया जाए, नहीं प्रक्रिया का पालन या नहीं अपनाया जाएगा, बल्कि एक सामान्य विधायी प्रक्रिया की तरह इसे अपनाया जाएगा। तो अनुच्छेद 4 इस बात में चर्चा करता है कि यह जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाएंगे, संविधान संशोधन की आवश्यकता इसके लिए नहीं पड़ेगी, बल्कि इसके लिए किसी भी सामान्य विधायी प्रक्रिया के जैसे ही कोई विधेयक पारित करके सरकार या संसद के माध्यम से किया जा सकेगा। तो महत्वपूर्ण रूप से अनुच्छेद 1 से 4 तक यह भाग 1 कहलाता है, और इसमें भारतीय संघ और उसके क्षेत्र के बारे में दिया गया है। अनुसूची 1 में इसका वर्णन है कि कौन कौन से संघ और राज्य हैं, उसमें संघ, क्षेत्र और राज्य कौन कौन से अनुसूची 1 में दिया गया है, और उसकी क्या प्रक्रिया है वो हमने अनुच्छेद 1 से 4 तक देखी। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो संविधान और उससे जुड़ी हुई बातें हैं, संविधान में लिखी हुई नहीं है किंतु उससे जुड़ी हुई बातें हैं, परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। जैसे राज्यों के पुनर्गठन की बात है, अभी हमने राज्यों के पुनर्गठन की चर्चा की, तो हम जान लेते हैं कि पुनर्गठन का इतिहास कैसा रहा। आप सबको पता होगा कि भारत पहले अंग्रेजों का गुलाम था। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। उस समय भारत में जो क्षेत्र था वह ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों में बटा हुआ था। जब आज़ादी मिली तो जो भी हमने इसके पहले 1947 का अधिनियम पढ़ा, उसमें पता चला हमें कि देसी रियासतों को आज़ादी दे दी गई कि वह भारत में शामिल हो अथवा पाकिस्तान में शामिल हो, अथवा इन दोनों से स्वतंत्र रह सके। तो 549 जो देसी रियासतें थीं उनका तो साधारण रूप से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके साधारण रूप से उनको
सरकार के प्रतिनिधियों के माध्यम से बातचीत राय मशविरा करके और उन्हें भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। केवल 3 ऐसी रियासतें थीं जिनके लिए विशेष प्रावधान किया गया। एक हैदराबाद में स्थिति बिगड़ गई, उसके लिए पुलिस को भेजा गया और पुलिस के माध्यम से, पुलिस कार्रवाई के माध्यम से उसका विलय भारत में हुआ। जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया। जनमत संग्रह के बाद भारत के पक्ष में जनता ने वोट दिया कि भारत में हम शामिल होना चाहते हैं, तो जूनागढ़ में जनमत संग्रह के माध्यम से, और कश्मीर का विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। कश्मीर बहुत दिनों तक स्वतंत्र अवस्था में था और जब पाकिस्तानी सेना ने कबाइली लोगों के वेश में मतलब कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और कश्मीर असुरक्षित हो गया, श्रीनगर की जो राजधानी है वहाँ की, उसे चारों तरफ से घेर लिया उन्होंने। तो उस असुरक्षा की अवस्था में कश्मीर के राजा ने, जो राजा हरि सिंह थे, राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और भारत सरकार ने उन्हें तुरंत सैनिक सहायता उपलब्ध करा करके और कश्मीर की सुरक्षा दी। उसी समय में जो अभी पाक अधिकृत कश्मीर है, इस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है, वह भी उसी दौरान भारत के नियंत्रण से बाहर हो गया, क्योंकि उस समय भारत के साथ उस पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे। तो यह तो इतिहास और राजनीति की बात है। हमें मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान देना है कि पुनर्गठन किस तरह से हुआ। तो हमने बताया कि 549 रियासतों को नॉर्मल तरीके से भारत में मिला लिया गया और 3 को विशेष तरीके से। अब इन्हें जब मिला करके प्रांतों में बांटा गया तो अलग अलग छोटे बड़े प्रांत, छोटी छोटी रियासतों को मिला करके एक बड़े प्रांत के रूप में बनाया गया। तो इसमें 29 इकाइयाँ थीं और इन 29 इकाइयों को 4 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। अब इन 4 प्रमुख श्रेणियों में जो पहली श्रेणी थी वो का, खा, गा, घा के नाम से थी। तो जो का और ख श्रेणियाँ थीं इनमें 9 इकाइयाँ थीं और जो गा श्रेणी थी इसमें 10 इकाइयाँ थी। जो घा श्रेणी थी उसमें केवल 1 इकाई थी, वह थी अंडमान और निकोबार। तो नॉर्मली इन्हें 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहले जो भाग का था, श्रेणी का जो थी, उसमें ब्रिटिश भारत के समय जो गवर्नर शासित प्रांत हुआ करते थे, यानी ब्रिटिश प्रांत, ज़्यादातर उनको रखा गया। ऐसे 9 प्रांत थे जो गवर्नर शासित प्रांत थे। भाग खा जो था वो विधानमंडल के साथ ऐसे क्षेत्रों को उसमें रखा गया। भाग खा में इन क्षेत्रों की संख्या भी 9 ही थी। इन क्षेत्रों में विधानमंडल भी था और शाही शासन भी था। तो इन क्षेत्रों में, इन 9 क्षेत्रों को, 9 इकाइयों को भाग खा में रखा गया। भाग ग जो था उसमें 10 इकाइयों को रखा गया जिनमें केंद्रीकृत शासन था, एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी शासन की। और जो भाग घा था उस भाग घा में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्रारंभ में 1947 से लेकर के जो व्यवस्था चली उसमें 4 श्रेणियों में बांट करके इन क्षेत्रों को रखा गया। अब इन 4 श्रेणियों में कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हुई। पहले तो लोगों में भाषाई एकता के माध्यम से अपने प्रांतों को पुनर्गठित करने की इच्छा होने लगी। दूसरी बात, एक ऐतिहासिक कहानी सबके पास थी कि हम इस प्रांत के भाग थे, हम इस राज्य, इस देशी रियासत के भाग थे और हमें दूसरी रियासत में रखा गया है, अथवा किसी एक देशी रियासत के भाग को 2 भागों में बांट दिया गया, कोई दूसरे राज्य में है, कोई अन्य राज्य में है। तो यह जो ऐतिहासिक और भाषाई एकता लोगों ने महसूस की और प्रशासनिक असुविधा, इन सब कारणों से राज्यों के पुनर्गठन की मांग उत्पन्न होने लगी। यह इस समय आप देख सकते हैं, ये 1951 का भारत है। 1951 के भारत में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उस समय व्यवस्था थी और किस तरह से प्रांतों के रूप में छोटे छोटे अलग अलग प्रांत थे, बटे हुए थे, जिन्हें केंद्रीकृत करके, जिन्हें दोबारा पुनर्गठित करके वर्तमान स्थिति में लाया गया था। तो महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर जम्मू कश्मीर को आप देख सकते हैं, पंजाब है, पेप्सू संघ जो है हिमाचल प्रदेश वर्तमान का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से उस समय 1951 में व्यवस्था थी। अब यहाँ पर राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता हमने बताई, तो 1948 में ही एक एस.के. धर जो थे उनकी अध्यक्षता में एक धर आयोग की स्थापना की गई और उस धर आयोग के ने अपनी जो प्रस्तुति, जो अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो उसमें मुख्य रूप से भाषा के आधार पर जो प्रांतों का गठन है उसके लिए स्वीकार कर दिया और भाषा की जगह प्रशासनिक सुविधा के आधार पर प्रांतों के गठन की सिफारिश की। अब जो धर आयोग था उसकी सिफारिशों से जनता तो भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन के लिए मांग कर रही थी। विशेषकर दक्षिण भारत में यह मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी
और आंध्र प्रदेश की मांग के गठन की मांग, आंध्र प्रदेश नाम के एक तेलुगु भाषी राज्य की गठन की मांग चल रही थी। तो इस आयोग से असंतुष्ट होकर के जनता ने पुनः आंदोलन करना शुरू किया और इसके लिए दोबारा एक आयोग का गठन किया गया। ये एक समिति थी जो जेवीपी समिति कहलाई। जेवीपी समिति, जेवीपी, यह 3 जो शब्द हैं, 3 अक्षर हैं, इनके नाम से है। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। तो इन तीनों लोगों को मिलाकर के एक जेवीपी समिति का गठन किया गया और इस समिति ने भी भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। अब जो आंध्र प्रदेश के अलग राज्य की मांग कर रहे थे लोग, तेलुगु भाषी एक अलग राज्य जिसका नाम आंध्र प्रदेश होगा, उसके लिए एक आमरण अनशन करने वाले थे पोट्टी श्री रामुलु। तो इनका आमरण अनशन के दौरान निधन हो गया और निधन होने के पश्चात आंध्र प्रदेश पूरा जो क्षेत्र है, जहाँ पूरा हैदराबाद और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश जहाँ पर है, उन राज्यों में अव्यवस्था फैल गई, दंगा होने लगे और बहुत ज़्यादा अराजकता की स्थिति हो गई और केंद्र सरकार को मजबूरन आंध्र प्रदेश अलग राज्य के गठन करने को स्वीकार करना पड़ा। हालांकि उससे जनता को बहुत ज़्यादा वो तो नहीं मिला, बहुत ज़्यादा जनता में संतोष नहीं हुआ, किंतु इससे एक नई बात की शुरुआत हुई कि अब प्रांतीय जो पुनर्गठन है वह भाषा के आधार पर होना शुरू हो गया था और इससे अन्य दूसरे प्रांतों में भी भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की बात शुरू हो गई। तो उसकी भी बात हम आगे चर्चा करेंगे, किस तरह से प्रांतों के गठन की बात आगे चली। अब जो जो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ 1953 में, उसके बाद एक नया आयोग का गठन किया गया। ये फजल अली आयोग कहलाया, क्योंकि इसकी अध्यक्षता फजल अली ने की और इसमें 2 अन्य सदस्य भी थे, के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। तो इन दोनों लोगों ने भाषाई आधार और सांस्कृतिक एकरूपता को भी एक आधार माना। इन्होंने क्या क्या बातें कही? पहली बात तो कि राज्यों की पुनर्गठन में भाषाई आधार और सांस्कृतिक एकरूपता एक प्रमुख बिंदु है। यही एकमात्र बिंदु नहीं है, बल्कि यह भी एक प्रमुख बिंदु है। इसके साथ अन्य बिंदु भी हैं। अन्य बिंदु क्या है कि पुनर्गठन के समय भाषाई एकता को तो देखना ही है, सांस्कृतिक एकरूपता को देखना ही है, साथ में देश की एकता और सुरक्षा को भी देखना है। अर्थात ऐसे प्रांतों का गठन किया जाए कि देश की एकता और सुरक्षा खतरे में न पड़े। वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्कों को भी देखना है कि उन प्रांतों में वित्तीय आधार पर क्या व्यवस्था की जा सकेगी, कर संग्रह की व्यवस्था, प्रशासनिक एकरूपता रहेगी कि नहीं। कोई ऐसा प्रांत तो नहीं है जो कि 2 बेमेल, भौतिक रूप से बेमेल क्षेत्रों को मिलाकर के बनाया गया हो। तो इस तरह से वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक रूप से वह उपयुक्त हो, ऐसे प्रांतों का गठन किया जाना चाहिए। साथ में राज्य और देश भर की जनता का कल्याण हो। केवल भाषाई एकता, केवल जन आंदोलन अथवा केवल प्रशासनिक सुविधा नहीं, बल्कि जनता के कल्याण के लिए राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो फजल अली आयोग ने यह 3-4 तर्क व्यक्त किए। इसमें एक अन्य बात भी कही, वह यह थी कि 4 जो वर्ग हैं, का, खा, गा, घा, इन चारों को समाप्त करके और इनकी जगह प्रांतों और इकाइयों में, प्रांतों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाए। तो इसे कुछ कम ज़्यादा सुधार के साथ जो फजल अली आयोग की जो सिफारिशें थीं उसे सरकार ने मान लिया। पुनर्गठन का वो प्रारंभ किया गया, प्रक्रिया प्रारंभ की गई और उसके अलावा जो इकाइयाँ थी, जो 4 इकाइयाँ थी, 16 प्रांत जिनमें थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश, तो इनको अलग करके चारों इकाइयों को समाप्त कर दिया गया और पूरे क्षेत्र को 16 प्रांतों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। अब ये 1956 का भारत है। 1956 के भारत में अब देख सकते हैं, अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से 1951 के भारत और 1956 के भारत में क्या अंतर है। हालांकि अब राज्य अभी भी ज़्यादा हैं, अभी वर्तमान प्रदेश से ये मिलता जुलता है, लेकिन पूरी तरह नहीं मिल रहा है। यहाँ आप मध्य प्रदेश को देख सकते हैं कि भोपाल अलग है, विंध्य प्रदेश अलग है और मध्य भारत अलग है। इधर हैदराबाद को आप देख सकते हैं, जो कि अभी वर्तमान में राज्य की तरह अस्तित्व में नहीं है। मैसूर को आप देख सकते हैं, नीचे कोचीन देख सकते हैं यहाँ पर। तो अलग अलग, गुजरात को भी यही स्थिति है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कच्छ और सौराष्ट्र अलग हैं। गुजरात का और भाग बॉम्बे प्रांत में उस समय था। यही स्थिति राजस्थान की है। पूर्वोत्तर में तो पूरी स्थिति अलग ही है। पूर्वोत्तर में केवल असम और त्रिपुरा को आप देख पाएंगे। तो इस तरह से आप देखते हैं कि
बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं जो कि उस समय 1956 तक गठित नहीं हुए थे, किंतु फिर भी अब छोटी छोटी रियासतों को इकट्ठा करके बड़े रूप में बनाना शुरू कर दिया गया था। अब राज्यों का पुनर्गठन किस तरह से किया गया, इतिहास की दृष्टि में इसे हम क्रोनोलॉजी में समझते हैं, घटनाक्रम जैसे घटी। पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ 53 में, हमने बताया। 1960 में बॉम्बे प्रांत जो था, मुंबई प्रांत जो था, उसके पुनर्गठन की बात शुरू हुई। मराठा भाषी क्षेत्र महाराष्ट्र और गुजराती भाषी क्षेत्र गुजरात के लिए। तो यह जो पुनर्गठन करना था, इसमें मुंबई को किस क्षेत्र में रखा जाए, इसके लिए बहुत दिनों तक विवाद चला, आंदोलन चले, अलग अलग तरह से सरकारों को सिफारिशें और रिपोर्ट सौंपी गई, जनमत संग्रह कराए गए अनौपचारिक रूप से। किंतु बाद में बम्बई जो था, मतलब मुंबई शहर जो था, उसे महाराष्ट्र की राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया और उसे महाराष्ट्र क्षेत्र में सौंप दिया गया। और मराठी क्षेत्रों को, कुछ क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में थे और कुछ बम्बई प्रांत के मराठी भाषी क्षेत्रों को मिला करके एक महाराष्ट्र, मराठी भाषी राज्य महाराष्ट्र का गठन किया गया। दूसरा, सौराष्ट्र और कच्छ और बम्बई प्रांत के गुजराती भाषी क्षेत्रों को मिला करके दूसरा गुजरात राज्य का गठन किया गया। तो ये 1960 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे। बम्बई प्रांत को बांट करके महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया गया था। अब पुर्तगाल से एक नया क्षेत्र प्राप्त हुआ था हमें, जो कि पुर्तगाल के अधीन 1947 के बाद भी वह पुर्तगाल के अधीन रहा था। 1954 में दादरा एवं नगर हवेली में के क्षेत्र को पुर्तगाली लोगों ने छोड़ा और 1954 के बाद से लेकर के 1961 तक यह दादरा और नगर हवेली जो क्षेत्र है, यह संघ शासित क्षेत्र में 1954 से 1961 तक रहा। 1961 में उसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया, दादरा एवं नगर हवेली क्षेत्र को। पहले यह संघ शासित क्षेत्र नहीं था। 1961 में एक अन्य क्षेत्र भी वो हुआ। 1961 में गोवा को स्वतंत्र किया गया। गोवा की स्वतंत्रता के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, जन आंदोलन हुए। कांग्रेस के जो अन्य शेष भारत का जो क्षेत्र है, उसके सदस्यों द्वारा भी गोवा की आज़ादी के लिए अहिंसात्मक और शांतिपूर्ण आंदोलन किए गए। तो 1961 में गोवा स्वतंत्र हुआ। पहले तो यह केंद्र शासित प्रदेश था। 1987 में इसे पूर्ण राज्य बना दिया गया, अर्थात पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। 1954 में एक और क्षेत्र भी प्राप्त हुआ था भारत को, जो कि 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था। 1954 में पौंडीचेरी, आज का पुदुचेरी जिसे कहते हैं, वह आज़ाद हुआ। फ्रांस के द्वारा आज़ादी उसे प्राप्त हुई, फ्रांस का उपनिवेश समाप्त हुआ था वहाँ पर। तो 1954 में वो आज़ाद हुआ क्षेत्र था, जिसे कि 1962 में अधिगृहित क्षेत्र की तरह 1962 तक रखा गया और 1962 के बाद से संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। आपको यहाँ पर जानने में के लिए महत्वपूर्ण होगा कि जो पांडिचेरी है वह 3 अलग अलग भागों में बटा हुआ है। नॉर्मली होता यह है कि कोई भी क्षेत्र अथवा केंद्र शासित प्रदेश एक ही जगह होता है। पांडिचेरी ऐसा नहीं है, पांडिचेरी 3 भागों में बटा है। एक जो पूर्वी तट पर 2 भाग हैं और पश्चिमी तट पर 1 भाग है, कार्लाइल, माहे और पांडिचेरी। तो यह तीनों भागों को मिला करके एक पांडिचेरी यानी पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया है। दिल्ली के साथ साथ पांडिचेरी ही ऐसा राज्य है जिसके पास केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपना विधानमंडल है। तो यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा भी जाता है। 1954 में इसे आज़ादी प्राप्त हुई और 62 तक यह एक अधिग्रहित क्षेत्र की तरह रहा। 62 में इसे संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। 1963 में पूर्वोत्तर भारत में आंदोलन होने लगे, मांग उठने लगी पूर्वोत्तर भारत में अलग राज्यों के गठन की। वो पहले तो नागा क्षेत्र जो थे वहाँ पर आज़ादी की मांग उठी और आज़ादी की मांग को लेकर के वहाँ बहुत दिनों तक संघर्ष होते रहे और यह संघर्ष बहुत हिंसक हो गए। संयुक्त राष्ट्र संघ तक यह बात पहुँची कि जो पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है उस पर भारत का उपनिवेशी कब्जा है। किंतु धीरे धीरे उसे सुलह समझौते के माध्यम से, बल प्रयोग के माध्यम से उन विद्रोहों को नियंत्रित किया गया और उन्हें स्वतंत्र देश की जगह एक अलग राज्य प्रदान किया गया। तो 1963 में नागा पहाड़ियों को और असम के त्वेसांग क्षेत्रों को मिला करके अलग नागालैंड राज्य का गठन किया गया। 1966 में भी इसी तरह बात हुई। पंजाब जो था बहुत बड़ा भाग था पंजाब का। पंजाब में 3 तरह के क्षेत्र थे। एक तो पंजाबी भाषी क्षेत्र था जो सिख बहुल था, दूसरा हिंदू बहुल हिंदी भाषी क्षेत्र था जिसे हरियाणा, आज का वर्तमान का हरियाणा कहते हैं, और तीसरा
पहाड़ी क्षेत्र था वह भी हिंदू बहुल और भौगोलिक रूप से पहाड़ी क्षेत्र था। तो इस तरह से 1966 में 3 भाग किए गए पंजाब के। पंजाबियों के लिए पंजाब, और हिंदू और हिंदी भाषी लोगों के लिए हरियाणा, और जो हिमाचल प्रदेश है वह पर्वतीय क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश के रूप में बांटा गया। तो पहले हरियाणा को 1966 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1966 में ही हिमाचल प्रदेश को अलग किया गया, किंतु प्रारंभ में उसे संघ शासित क्षेत्र बनाया गया। 1971 में हिमाचल प्रदेश को भी पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। अब पूर्वोत्तर में एक बार फिर चलते हैं। पूर्वोत्तर में 1972 में पुनः परिवर्तन किए गए। असम जो एक बहुत बड़ा राज्य था उसमें क्षेत्रीय विभिन्नता के आधार पर, निर्जातीय विभिन्नता, वहाँ पर बहुत सारे कबीलाई क्षेत्र हैं जो अपनी प्रजाति के आधार पर राज्यों के गठन की मांग कर रहे थे। तो इन क्षेत्रों को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये 3 नए राज्यों का गठन पुनः किया गया। अभी वहाँ असम एकमात्र राज्य था जिसे वहाँ उस पूरे क्षेत्र को असम और नेफा 2 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो नेफा जो था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, और असम जो वर्तमान का असम राज्य है। तो इन क्षेत्रों से कुछ कुछ भाग निकाल करके और 3 नए राज्यों का गठन 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का गठन किया गया। 1974 में जो भारत 1974 में सिक्किम को भारत में शामिल किया गया और 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम की घटना अभी कुछ दिन पहले चर्चा में थी और सिक्किम पर चीन ने अपना अधिकार वो किया था, अपना दावा प्रस्तुत किया था। सिक्किम के बारे में जान लेते हैं कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उस समय यह भारत रक्षित क्षेत्र की तरह था और सिक्किम के जो राजा थे उनसे भारतीय सरकार की संधि चल रही थी। कुछ दिनों तक यह व्यवस्था चलती रही। धीरे धीरे सिक्किम में अलग देश बनाने की मांग उठनी शुरू हुई। यह मांग जनता के द्वारा नहीं बल्कि वहाँ के राजा के द्वारा प्रस्तुत की गई थी और इस कारण से वहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह भारत में शामिल होने के पक्ष में था और जनमत संग्रह के बाद इसे 1974 में भारत में विलय कर लिया गया। 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। तो सिक्किम भारत का क्षेत्र वैधानिक रूप से भी है क्योंकि इसे जनमत संग्रह के द्वारा शामिल किया गया है और वास्तविक रूप से भी सिक्किम भारत का ही भाग है क्योंकि प्रारंभ से ही वह भारतीय सरकार के अधीन शासित होता रहा है। अब 1987 की बात करते हैं जब पूर्वोत्तर भारत में फिर से नया परिवर्तन हुआ। पूर्वोत्तर भारत में मिजो जनजाति के बहुल क्षेत्र के लिए मिजोरम अलग राज्य का गठन किया गया। एक अलग राज्य जो कि पहाड़ी क्षेत्र था, चीन की सीमा से मिलता, तिब्बत की सीमा से मिलता था, वहाँ अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ और गोवा जिसे कि पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया, एक अलग राज्य गोवा का गठन। तो इस तरह से 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 3 नए राज्यों का गठन किया गया। इसके बाद भी कुछ दिनों तक राज्यों के पुनर्गठन की मांग बनी रही, जैसे कि अभी भी कुछ मांग तो बनी ही हुई है। तो सन 2000 में पुनः 3 नए राज्य बनाए गए। उत्तर प्रदेश से अलग करके जो पहाड़ी क्षेत्र था उत्तराखंड, उस समय का उत्तरांचल बनाया गया, वर्तमान में उसका नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड रख दिया गया है, यह भी सन 2000 में बना। मध्य प्रदेश से जो आदिवासी बहुल और खनिज बहुल क्षेत्र था उसे अलग करके छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। बिहार से भी आदिवासी और खनिज बहुल क्षेत्र वह झारखंड के रूप में अलग राज्य के रूप में गठन किया गया। तो ये जो 3 थे यह क्षेत्रीय विकास के आधार पर, अभी तक जो थे वो भाषाई एकता, जनजातीय एकता, क्षेत्र और निजातीय एकता के आधार पर किए गए थे। अब जो ये 3 राज्यों का गठन किया गया सन 2000 में वह क्षेत्रीय विकास के आधार पर गठन किया गया। 2014 में आंध्र प्रदेश का पुनः विभाजन किया गया। यह जन आंदोलन के पश्चात, एक लंबे चले संघर्ष के पश्चात एक नए राज्य का गठन किया गया। 2014 में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग को अलग करके तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। और अभी कुछ ही महीने पहले केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को अलग करके 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो 1947 का भारत था और जो वर्तमान भारत है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। अलग अलग राज्यों का गठन, पुनर्गठन होता रहा है और वो किस तरह से हुआ वो हमने आपको बता दिया। इसके अलावा अभी भी बहुत सारे राज्यों के पुनर्गठन की चर्चा होती रहती है। अलग विंध्य प्रदेश चाहिए, अलग वोडोलैंड चाहिए, अलग संथालियों के लिए अलग राज्य चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे राज्य अलग अलग अभी भी मांग चल रही, पूर्वांचल की मांग चल रही है।
तो हरित प्रदेश मध्य उत्तर प्रदेश को बांट करके 3-4 नए राज्यों, बुंदेलखंड की अलग राज्य की मांग चल रही है। तो बहुत सारे राज्यों की मांग के पुनर्गठन की मांग चल रही है, किंतु अभी वह अस्तित्व में नहीं है। अब आगे चर्चा करते हैं कि इसके अलावा भी संसद को कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। जैसे हमने चर्चा की थी अनुच्छेद 3 में कि संसद जो राज्य हैं, प्रांतीय इकाइयाँ हैं, उनके नामों में भी परिवर्तन कर सकता है। तो 1950 में सबसे पहला जो नाम का परिवर्तन हुआ वह हुआ उत्तर प्रदेश का। उस समय उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत हुआ करता था, यूनाइटेड प्रोविंस। उस समय भी यूपी ही कहते थे उसको। बाद में उसका नाम 1950 में परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश यानी यूपी रख दिया गया। 1969 में मद्रास जो राज्य था उसका नाम बदल करके तमिलनाडु रख दिया गया। 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटक रखा गया। तो यह जो पहले रजवाड़ों के नाम पे थे या पुराने नाम जो अंग्रेजी शासन के दौरान चल रहे थे, उस समय के जो नाम थे उनको बदल करके नए नाम रखे गए। 1973 में लकाद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और अमीन द्वीप, ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं जो कि उससे प्रवाल भित्ति से बने हुए हैं, अरब सागर में हैं, तो उन द्वीपों को इकट्ठा करके एक अलग लक्षद्वीप का नाम दिया गया 1973 में। 1992 में दिल्ली का नाम बदल करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। अभी इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है दिल्ली को, और अभी जो वर्तमान में हम लोग इसे NCR यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं। 2006 में उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया, और 2006 में ही पौंडीचेरी का नाम बदल करके पुदुचेरी किया गया। इसके अलावा 2011 में उड़ीसा का नाम ओडिशा हो गया। तो इस तरह से जो मुख्य परिवर्तन संसद के पास ये शक्ति है नामों के परिवर्तन की, तो कुछ घटनाओं में इस शक्ति का प्रयोग करके संसद ने इन राज्यों का नाम परिवर्तन किया गया है। बहुत सारे राज्य अपने अपने राज्यों के नाम के परिवर्तन के लिए विधानमंडल में अपने विधेयक प्रस्तुत करते हैं, पास करते हैं, केंद्र सरकार के पास उसकी सिफारिश भी भेजते हैं, किंतु विधानमंडल के पास नहीं, बल्कि यह संसद के पास शक्ति है कि वह उस क्षेत्र का नाम क्या रखेगी, परिवर्तित करेगी या नहीं। तो इस तरह से अब हमने शुरू में ही चर्चा की थी कि राज्य के पास यह शक्ति होती है, संघ के पास यह शक्ति होती है कि वह अपने क्षेत्र को किसी अन्य राज्य को सौंप सके, किसी अन्य देश को सौंप सके। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये मेंस के लिए भी उपयोगी है, तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले यह मामला उठा बेरूबारी संघ के मामले में 1960 में। 1960 में जो बेरूबारी संघ था, जिसे कि तत्कालीन बांग्लादेश, जो अभी इस समय का बांग्लादेश है, उस समय वह पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, तो उसे पूर्वी पाकिस्तान को सौंपा जाना था। और यह बात महत्वपूर्ण हो गई थी क्योंकि इसके विरोध में जन आंदोलन भी हो रहे थे और इसका काफ़ी विरोध किया जा रहा था कि यह संसद को शक्ति नहीं है कि वह किसी भी अपने क्षेत्र को दूसरे देश को सौंप दे। तो बेरूबारी संघ का मामला उस समय उठा और उस समय यह प्रावधान किया गया कि संसद को यह शक्ति है कि वह अपनी जो क्षेत्र हैं उसे दूसरे देश को सौंप सकती है। इसमें संसद आंतरिक रूप से संसद जो है संप्रभु है। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले उसी समय 1969 में यह प्रावधान किया गया। संसद सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रावधान किया कि नॉर्मल अगर किसी भी सीमा विवाद होता है अथवा पुनर्गठन सीमा की पुनर्व्याख्या होती है या अंतर्राष्ट्रीय विवाद को सुलझाने के लिए संसद चाहे तो अपने कुछ क्षेत्रों को दे सकती है अथवा किसी दूसरे देश से कुछ क्षेत्रों को ले सकती है। इसे सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया। अब इस तरह के अन्य भी प्रावधान देखने को मिलते हैं। 1960 का जो बेरूबारी संघ का मामला था, इसे लागू करने के लिए संसद में संविधान में संशोधन करना पड़ रहा। यह भाग 1 में संशोधन हुआ और अनुसूची 1 में भी संशोधन हुआ। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण हुआ 2015 में। उस समय भी कुछ क्षेत्र भारत के कुछ क्षेत्र करीब 100 से ज़्यादा क्षेत्रों को बांग्लादेश को सौंपे गए और बांग्लादेश से 51 या उसके आसपास कुछ क्षेत्रों को भारत में शामिल किया गया। तो यह भी संशोधन के द्वारा एक नए विधेयक के द्वारा प्रस्तुत किया गया और इसे पारित किया गया। भारत और म्यांमार के बीच भी सीमा का निर्धारण इसी तरह हुआ। कुछ क्षेत्रों को यह पुनः परिभाषित किया गया, कौन से क्षेत्र भारत में आते हैं, कौन से क्षेत्र म्यांमार में आते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संसद के पास इस बात की शक्ति है कि वह अपने किसी क्षेत्र को दूसरे देश को सौंप सकती है और दूसरे देश के किसी क्षेत्र को अपने देश में शामिल कर सकती है। संविधान संशोधन के द्वारा विदेशी सीमा के निर्धारण या विवाद समाप्ति के लिए
भारतीय क्षेत्र को द्वीपीय क्षेत्र को सौंपा गया है, यह देखने को मिलता है। तो अभी हमने भारतीय संघ और उसके क्षेत्र के बारे में चर्चा की। यह भारतीय संविधान का पहला भाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आपको इससे संबंधित जो भी प्रश्न करना होगा तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम इस वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे आप प्राप्त करें। आपने वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू। महादेव।